Good morning, all of you. We are again here for the mechanics of solid lecture. In the previous class, we talked about temperature or thermal stress. Okay, as you all know, when temperature increases, the length of the material or specimen increases. Okay, that means in the previous class we talked about temperature or thermal stress of a single bar. Okay, and in this case we see three conditions. The first condition is free expansion, and we see in case of free expansion the value of thermal stress is 0. Thermal stress is 0. And the case 2 is free expansion is fully prevented. Free expansion is fully prevented, and in the case the thermal stress will happen, and the value of thermal stress we find. Okay, that means here just we see thermal stress. ओके, तो इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं. सपोज कर लीजिए कि आपका एक कोई प्रिमिस्टिक बार है, स्टील की बार, आप समझ लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए. इसकी लेंथ L है और इसका लीनियर थर्मल कॉफिशिएंट अल्फा है. उसकी टेम्परेचर T से इंक्रीज हो गई, T प्लस डेल्टा T से, और इसको हमने दोनों एंड से बिल्कुल फिक्स कर दिया है. यहाँ कोई स्कोप नहीं है इसकी लेंथ बढ़ने की, तो अब इसमें टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगी इसकी लेंथ इंक्रीज होना चाहेगी. क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं है तो यहाँ टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस होगा जो इसको रेसिस्ट करेगा इसके लेंथ को इंक्रीज करने में. ये आपकी सिग्मा TH थी जो कंप्रेसिव इन नेचर थी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा डेल्टा T इंटू ई जो थी इस मटेरियल की यंग्स मॉडुलस थी. ये तब था जब आपने थर्मल एक्सपेंशन को फुल्ली प्रिवेंट किया था, जो फ्री एक्सपेंशन था. और थर्ड केस था आपका परमिटेड एक्सपेंशन. परमिटेड एक्सपेंशन, इस केस में क्या था कि आपने कुछ इसको स्कोप दे रखा था कि आप यहाँ तक एक्सपेंड करिए, उसके बाद आपको हम एक्सपेंड करने नहीं देंगे. ठीक है, सच लाइक जो हम लोग रेलवे ट्रैक्स में करते हैं. यहाँ से ये दोनों फिक्स्ड एंड है, इसकी लेंथ L है और इसकी सेम प्रॉपर्टीज आप एज्यूम कर लीजिए. अल्फा थर्मल कॉफिशिएंट है, ई यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस है ई. ठीक है, तो ई इसकी यंग्स मॉडुलस है. टेम्परेचर इसकी T से T प्लस डेल्टा T हो गई. तो अब इसकी मान लीजिए कि जो फ्री एक्सपेंशन है वो ये स्टील की जो रड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई. अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक एक्सपेंड होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही इस लेंथ को क्रॉस करेगी ये सपोर्ट उसको करने नहीं देगा. तो इस केस में क्या होगा कि इसी लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, इसी लेंथ को आपको शॉर्ट करने के लिए इसमें कौन सी स्ट्रेस आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, और जो उसकी वो एक्चुअल में क्या होगी, थर्मल स्ट्रेस होगी. यहाँ से भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी. तो यहाँ अगर आप इक्वेशन लिखें तो फ्री एक्सपेंशन था ये अल्फा डेल्टा TL एक्सप्रेशन से, इसमें से आपने डेल्टा को फ्री एक्सपेंड किया, तो इसी लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें थर्मल स्ट्रेस आएगा जो कंप्रेसिव नेचर होगा. तो सिग्मा TH L अपॉन E, ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, आज हम लोग थर्मल स्ट्रेस का केस देखेंगे इन अ कंपाउंड बार. टुडे विल सी थर्मल स्ट्रेस. जस्ट गिव द हेडिंग टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेस इन कंपाउंड बार. ठीक है, तो कंपाउंड बार का क्या मतलब होता था कि एक ऐसा सेक्शन जिसमें कम से कम 2 बार हो, या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम 2 बार हो या 2 से ज़्यादा हो. मतलब या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमने लिया था समझने के लिए, हमने बोला था कि कंपाउंड बार है. सपोज कर लीजिए कि उसको आपने दोनों एंड से उसको एक एंड से उसको आपने फिक्स कर रखा है. ये आपकी मटेरियल 1 है, ये आपकी 2 है. ठीक है, अब दोनों की लेंथ आप मानिए सिंप्लिसिटी के लिए कि L है. अब चूंकि ये आपकी मटेरियल डिफरेंट है तो इसकी थर्मल एक्सपेंशन कुछ और होगी और इसकी थर्मल एक्सपेंशन कुछ और होगी. हमने इसको अल्फा 1 अल्फा 2 कर दिया. ठीक है, सिमिलरली इसकी यंग्स मॉडुलस E1 होगी और इसकी यंग्स मॉडुलस E2 होगी. इन द प्रीवियस केस अगर ये सिंगल बार था तो देयर इज नो एनी केस. अगर ये सिंगल बार रहता तो यहाँ इसके पास पूरा स्कोप था फ्री एक्सपेंड करने का. सपोज के लिए उसमें से आपने 1 को काट के निकाल दिया, तो इसकी लेंथ L थी. ठीक है, अल्फा 1 और E1, तो इसके पास पूरा चांस था फ्री एक्सपेंड करने का. सपोज कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाती, और आप कहते हैं कि ये चेंज इन लेंथ है ये वाली पोर्शन, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है चेंज इन लेंथ की, डेल्टा 1 की, अल्फा 1
डेल्टा टी इंटू एल, चेंज इन टेम्परेचर इसकी टी से जो टी प्लस डेल्टा टी हुई थी, और कुछ देर के लिए आप कह दीजिए कि डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो इसकी चेंज इन टेम्परेचर कितनी होगी डेल्टा टी, तो चेंज इन लेंथ जो हुई इसकी, जिसको हम लोग डेल्टा वन से डिनोट कर रहे हैं, कितनी होगी अल्फा वन डेल्टा टी इंटू एल। सिमिलरली अगर हम ये आपकी मटेरियल वन की थी, अगर हम टू को देखें तो एक इंड से फिक्स है, जिसके पास ही पूरा स्कोप था फ्री एक्सपेंड करने का। इसको आप डायग्राम में समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपकी मटेरियल टू है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी अल्फा टू है, यंग्स मॉडुलस ई टू है, लेंथ तो सेम है एल। तो यहाँ भी देखिए ये भी फ्री, अगर इसको भी आप काट के निकाल दीजिए, सेपरेट करिए, तो देखिए इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ हो गई। तो अब इसके लिए चेंज इन लेंथ होगी, इसको हमने बोल दिया कि ये डेल्टा टू है, तो यह डेल्टा टू क्या होगी, बाय द सेम प्रॉपर्टी अल्फा टू डेल्टा टी एल। ठीक है, लेकिन कंपाउंड बार के केस में अगर हमने दोनों को रिजिडली ज्वाइन कर दिया एक इंड से, तो अब चूंकि दोनों की थर्मल कॉफिशिएंट डिफरेंट है, तो फ्री एक्सपेंशन तो होगा, लेकिन दोनों की एक फाइनल लेंथ होगी। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी एक इंड से फिक्स थी कंपाउंड बार, और ये आपकी वन है, ये टू है। मटेरियल प्रॉपर्टीज अंडरस्टूड है, डेल्टा वन थर्मल कॉफिशिएंट है, यंग्स मॉडुलस ई वन है, इसकी सिग्मा टू है और ई टू है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो ये ए वन है और ये ए टू है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको प्रीवियस केस में कि अगर ये टू नहीं होता तो वन की फ्री एक्सपेंशन कहाँ होती। सपोज कर लीजिए कि वन की फ्री एक्सपेंशन यहाँ हो जाती। ठीक है, ये अगर टू नहीं होता तो वन फ्रीली यहाँ तक जाता। यहाँ कंडीशन आप एक एज्यूम कर लीजिए कि अल्फा वन जो है वो ग्रेटर देन अल्फा टू है, मतलब जो थर्मल कॉफिशिएंट है मटेरियल वन की वो दो से ज़्यादा है। इसका मतलब जो आपकी मटेरियल वन है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी कंपेयर टू टू। तो हमने बोला कि वन जो है यहाँ से तो एक्सटेंड हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से अपने आप को फिक्स कर रखा है। टेम्परेचर जैसी इसकी इंक्रीज हो गई डेल्टा टी से, तो ये इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें चेंज इन लेंथ, ये वाली पार्ट इसकी चेंज इन लेंथ होगी अगर ये फ्री एक्सपेंड करता। तो अगर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगी एक्चुअल में फ्री एक्सपेंशन ऑफ पार्ट वन ऑफ मटेरियल वन। ठीक है, अब चूंकि अल्फा टू जो है वो टू की कम है, इसका मतलब क्या है कि टू कम एक्सपेंड करेगी कंपेयर टू वन के। तो एज्यूम करिए कि टू यहाँ आ जाए। ठीक है, यहीं तक एक्सपेंड की। क्यों ऐसा किया है इसने, क्योंकि अल्फा टू जो है वो उसकी वैल्यू अल्फा वन से कम है, तो ये कम एक्सपेंड करेगी कंपेयर टू वन। तो अब इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, अब इसकी फाइनल लेंथ मतलब एक्सपेंड होकर अगर ये वन नहीं रहता तो ये रहता। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये फ्री एक्सपेंशन है ऑफ पार्ट टू। ठीक है, अब चूंकि ये कंपाउंड बार है या कंपाउंड सेक्शन है, इसको और इसको इसके इंड्स क्या होते हैं, मतलब आपस में मतलब बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो अगर इसको सेपरेट नहीं होना है, मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम सेपरेटिंग, और यू कैन से मोर प्रिसाइजली कि अगर इसको कॉम्पेटिबल रहना है तो दोनों की फाइनल लेंथ क्या होगी, सेम होगी। इसको हम रिपीट कर दें कि चूंकि ये कंपाउंड बार है तो ये बेसिकली सिक्योर्ड रहता है एट द इंड पोजीशन, मतलब जो भी इसमें एक्शंस होंगे उसके जो इंड इफेक्ट्स होंगे तो फाइनल लेंथ दोनों की सेम होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था इन द केस ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, क्योंकि उसके इंड्स क्या हैं, इस तरह से सिक्योर्ड हैं कि जो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं सेपरेट होने से। ये तो मैं तब बता रहा हूँ आपको कि जब टू नहीं रहता तो वन यहाँ तक एक्सपेंड करता, तो टू की लेंथ यहाँ, सॉरी वन की लेंथ यहाँ आ गई। मतलब अगर टू नहीं होता तो वन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर वन नहीं रहता तो इन द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन हमने देखा कि टू की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती। अब चूंकि ये कंपाउंड बार है तो ये कुछ तरह इस तरह से ये सिक्योर्ड है कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी आफ्टर ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीमेंट, वो सेम होगी। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि समहाउ इन बिटवीन दीज टू एक्सटेंशन के बीच होगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस से आप जज कर सकते हैं कि इसकी जो फाइनल लेंथ होगी
वो इन दोनों के कहीं बीच होगी, मान लीजिए कि वो ये लेंथ है, ठीक है। तो अब इस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए जो आपकी कंपाउंड बार है उसका जो पार्ट 2 है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड होना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि ये अमाउंट डेल्टा 2 है, मतलब इस इंड पोजीशन को सिक्योर करने के लिए मटेरियल 2 को डेल्टा 2 अमाउंट से एक्सटेंड होना पड़ेगा। सिमिलरली मटेरियल 1 को डेल्टा 1 अमाउंट से शॉर्ट होना पड़ेगा। तो इसके करने के लिए क्या आएगा, एक कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, एंड ड्यू टू दिस कंप्रेसिव फोर्स ए कंप्रेसिव स्ट्रेस विल जनरेट। ओके, एंड सिमिलरली इसको अगर एक्सटेंड होना है डेल्टा 2 को, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक टेंसाइल फोर्स चाहिए, और टेंसाइल फोर्स चाहिए तो ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स देयर इज अ टेंसाइल स्ट्रेस विल एक्ट ऑन दिस मटेरियल 2। तो आप इक्विलिब्रियम में क्या कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट आप कर दीजिए कि टू सिक्योर दिस पोजीशन, टू सिक्योर दिस पोजीशन compressive force P1 will act in bar 1 so as to produce shortening by अमाउंट डेल्टा 1। आप इसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चूंकि ये कंपाउंड बार है कुछ इंड से इस तरह सिक्योर किया गया है, जो इसकी फाइनल लेंथ होगी ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीमेंट वो सेम होगी। ये तब पॉसिबल है जब बार 1 जो है डेल्टा 1 से शॉर्ट करेगी। तो शॉर्ट करने के लिए क्या होगा, उसमें उसके लिए कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, एंड बाय दिस कंप्रेसिव फोर्स ए कंप्रेसिव स्ट्रेस विल जनरेट। ओके, similarly a tensile force P2 will act in bar 2 to produce an extension in of amount delta 2, you can say of amount डेल्टा 2। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फाइनल पोजीशन को सिक्योर करने के लिए बार 1 को इस कंपाउंड बार में डेल्टा 1 से शॉर्ट होना पड़ेगा, एंड बार 2 को डेल्टा 2 से शॉर्ट होना पड़ेगा। एंड इसको करने के लिए क्या आ रहे हैं, दो इक्विलिब्रियम फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो यहां से देखिए आप कि अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन यू कैन से इक्विलिब्रियम कंडीशन ये फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये P1 इक्वल टू P2 होगा, जिसको आप P बोल रहे हैं। अब इन टर्म्स ऑफ इसको स्ट्रेस के टर्म में बात करें तो ये सिग्मा 1 A1 होगा और ये सिग्मा 2 A2 होगा, इक्वल टू ये P होगा। यहाँ नेचर जो सिग्मा 1 की है वो कंप्रेसिव है, क्योंकि मटेरियल 1 में कंप्रेशन हो रहा था, शॉर्टनिंग हो रहा था, और सिग्मा 2 की क्या है, टेंसाइल है। तो कुछ देर के लिए हम साइन को, दोनों के साइन के मतलब मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये फोर्स का रिलेशन हो गया। अब मैंने पहले ही बताया था कि कंपाउंड बार में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आपके पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या आप मोर और लेस फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ आपने क्या कहा कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो का P1 इक्वल टू P2 होगा, जो P1 के बराबर है। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस अगर आप लिखें तो सिग्मा A1 इक्वल टू P1 एंड सिग्मा A2 इक्वल टू P2 ये P के बराबर है। ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा है आपका कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन। दूसरा क्या है आपका, कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन अगर आप देखें
तो ये कहीं ना कहीं आप ज्योमेट्री और इसके डिफॉर्मेशन से फाइंड करते हैं, तो आप उसके डायग्राम को देखिए, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन जो थी कॉपर की, वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? फ्री एक्सपेंशन क्या होगा? आप कह सकते हैं कि फाइनल लेंथ ऑफ, सॉरी कॉपर नहीं बोलिए आप, इसको मटेरियल वन बोल दीजिए। फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल वन इक्वल टू फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल टू। ये आएगा कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन से। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि ये कंपाउंड बार का केस है, क्योंकि कंपाउंड बार्स में इंड सिक्योर किए गए हैं, और एट द आफ्टर द लोड और आफ्टर द टेम्परेचर इंक्रीमेंट जो फाइनल पोजीशन होगी वो दोनों की सेम होगी। तो अगर आप उस डायग्राम को ध्यान से देखें तो कॉपर जो हो, सॉरी जो आपकी मटेरियल वन है वो क्या हो रही थी? शॉर्ट हो रही थी डेल्टा वन अमाउंट से। तो ये जो फाइनल लेंथ जो ये रीच करेगी ये क्या होगी? फ्री एक्सपेंशन माइनस दिस अमाउंट डेल्टा वन। सिमिलरली जो ये टू इस फाइनल पोजीशन को कैसे रीच करेगी? फ्री एक्सपेंशन जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दिस प्लस डेल्टा टू अमाउंट। तो यू कैन से फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन क्या कह सकते हैं आप कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल वन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल वन माइनस शॉर्टनिंग ऑफ मटेरियल वन जो डेल्टा टू था, इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल टू प्लस डेल्टा वन जो एक्सटेंशन था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा वन, सॉरी अल्फ़ा वन जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा टू है, मतलब थर्मल कोफिशिएंट की जो वैल्यू है मटेरियल वन की वो ज़्यादा है मटेरियल टू से, तो ज़्यादा उसकी फ्री एक्सपेंशन होगी। तो अब फाइनल पोजीशन के लिए क्या होना होगा कि वन में शॉर्टनिंग होगा और टू में इंक्रीमेंट होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो अब फ्री एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल वन क्या होगा? हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि अगर उसकी लेंथ एल है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा है, डेल्टा टी है, और थर्मल कोफिशिएंट अल्फ़ा है, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ वन क्या होगा? देखिए अल्फ़ा वन डेल्टा टी इंटू एल, ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ वन है, ठीक है, मटेरियल वन है, माइनस डेल्टा वन, ठीक है, डेल्टा वन इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल टू, डेल्टा टी और एल। एल इसलिए लिख रहे हैं दोनों के लिए क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी इनिशियल, और ये आपकी प्लस डेल्टा टू जो ये एक्सटेंड हो रही थी उस फाइनल पोजीशन को रीच करने के लिए। तो अब इसको अगर आप फिर से लिखें डेल्टा टी एल, डेल्टा वन, सॉरी डेल्टा वन को आप क्या लिख सकते हैं? अब ये आपकी शॉर्टनिंग हो रही थी, जो स्ट्रेस जनरेट हो रही थी वो सिग्मा थी जो इस शॉर्टनिंग को प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये एल फ्रॉम द हुक्स लॉ से ई जो हमारा रिलेशन था P1 L1 अपॉन A1 E1, तो P1 अपॉन A1 को हमने सिग्मा वन लिख दिया। सिमिलरली ये सिग्मा टू डेल्टा टी एल, तो डेल्टा टू यहाँ से ये सॉरी अल्फ़ा टू सिग्मा टी एल, ठीक है। और ये डेल्टा टू क्या आएगा? डेल्टा टू आएगा आपका सिग्मा टू एल अपॉन ई फ्रॉम द हुक्स लॉ से, ठीक है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि P2L अपॉन A2E, तो P2 अपॉन जो A2 है उसको हमने सिग्मा टू लिख दिया। तो अब आपके पास जो फाइनल रिलेशंस हैं वो क्या है? फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल वन इक्वल टू फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल टू, एंड फ्रॉम दिस कंडीशन, फ्रॉम दिस कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन यू कैन राइट अल्फ़ा वन डेल्टा टी एल प्लस डेल्टा वन जिसको हमने लिख दिया, सॉरी माइनस डेल्टा वन ना, माइनस डेल्टा वन, आप देख लीजिए ये माइनस डेल्टा वन है, ये माइनस डेल्टा वन है, माइनस डेल्टा वन, तो यहाँ से आएगा ये सिग्मा वन एल अपॉन ई इक्वल टू फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल टू, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल टू प्लस एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टू ड्यू टू टेंसाइल लोड, सॉरी टेंसाइल लोड P2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टू। ये आपके पास रिलेशन है। तो यहाँ से देखिए एल एल सब में कॉमन आ जाएगा, एल एल सब से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फाइनल रिलेशन क्या बचेगा आपका? यहाँ से आप डेल्टा टी कॉमन कर लीजिए और इसको इस साइड भेज दीजिए, तो डेल्टा टी कॉमन हो गया अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू, ये सिग्मा वन बटा ई वन, एक मिस्टेक है यहाँ ई वन होगा ये ई टू होगा क्योंकि आपकी मटेरियल डिफरेंट थी,
ठीक है, ठीक है। तो ये E1 सिग्मा 2 बटा E2 याद रहेगा। ये देखिए आपकी मोर और लेस थर्मल स्ट्रेन है। और आपको याद होगा डेल्टा टी इंटू अल्फ़ा जो होती है वो थर्मल स्ट्रेन होती है। और ये देखिए आपकी एक तरह से थर्मल स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस ये तो सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस थी सिग्मा, और सिग्मा 2 टेंसाइल थी। तो देखिए स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेन, तो हम उस रिलेशन को भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आई? फाइनल इक्वेशन जो आई वो क्या था? इन केस ऑफ कंपाउंड बार, इसको याद रखना है आपको, डेल्टा टी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल टू सिग्मा 1 बटा ई प्लस सिग्मा 2 बटा ई। यहाँ डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। ये जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। सिग्मा 1 जो है ये आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है। और सिग्मा 2 जो है आपकी टेंसाइल स्ट्रेस है। यहाँ दोनों की वैल्यू आपको पॉजिटिव रखनी है क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन को पहले ही उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। देखिए यहाँ माइनस हमने पहले ही लिख दिया है। तो अब सिग्मा 1 की वैल्यू आपको पॉजिटिव पुट करनी है, सिग्मा 2 तो ऑलरेडी टेंसाइल है तो पॉजिटिव पुट होगी, ठीक है। ये तो पहला ये इक्वेशन 2 था, 2 हो गया। 1 इक्वेशन क्या था इसका जो आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड किए थे, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था कि जो फोर्सेस होंगे दोनों इंड्स में टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, वो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P होंगे। यहाँ से आपने क्या फाइंड किया था? सिग्मा A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2 इक्वल टू P। ये हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन था। तो उस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखिए जो ये कहता है कि कंपाउंड बार में दो ही इक्वेशंस हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो मोर और लेस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा है आपका कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन जो डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। एक केस को हम लोग देख लेते हैं, जनरली बुक्स में डिस्कस नहीं रहता है ये, कि मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर गई बाय द सेम अमाउंट डेल्टा 1। सेम केस ले लीजिए आप, ये आपकी मटेरियल 1 है और ये आपकी मटेरियल 2 है, ठीक है। इस केस में क्या है कि जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से डिक्रीज कर गई, मतलब टेम्परेचर थी पहले टी, अब वो हो गई टी माइनस डेल्टा टी। डेल्टा टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर गई। अब यहाँ भी वही केस है कि जो अल्फ़ा 1 है मतलब थर्मल कॉफिशिएंट है मटेरियल 1 की वो ज़्यादा है अल्फ़ा 2 से। तो इन द सेम वे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ज़्यादा एक्सटेंड हो रही थी, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, ज़्यादा शॉर्ट भी करेगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप E1 मान लीजिए यंग्स मॉडुलस, और E2 मान लीजिए कि 1 जो है वो शॉर्ट होके ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिक्रीज वो यहाँ आ गई, ठीक है। ये शॉर्ट हो गई, ये फाइनल पोजीशन है आपका मटेरियल 1 का, ठीक है। 2 कम शॉर्ट करेगी, क्यों कम शॉर्ट करेगी? क्योंकि उसकी अल्फ़ा जो है वो कम है। मान लीजिए कि 2 शॉर्ट होके यहाँ आ गई, 2 जो है वो शॉर्ट करके यहाँ आ गई। अब चूंकि ये कंपाउंड बार है और इसको इंड से सिक्योर किया जाता है, तो अब इसकी फाइनल एक्सटेंशन क्या होगी ड्यू टू दिस फाइनल मतलब टेम्परेचर मतलब जो डिक्रीज कर रहा है तो वो सेम होगी इन द मतलब सेम इन द केस ऑफ प्रीवियस केस। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने के बावजूद इसकी क्या होगी, जो ये अलग बात है कि दोनों की फ्री एक्सपेंशन अलग अलग है, लेकिन चूंकि ये कंपाउंड बार है और उसको रिजिडली सिक्योर किया गया है तो फाइनल पोजीशन दोनों की सेम होगी। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इन दोनों के कहीं होगी, तो मान लीजिए कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लीजिए कि वो यहाँ है। तो इस केस में देखिए कि 1 को क्या होना है, 1 को इस फाइनल पोजीशन को सिक्योर होने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करना है। मान लीजिए कि ये डेल्टा 1 से इसको एक्सटेंड करना है, और 2 को क्या करना है, शॉर्ट करना है इस अमाउंट से, ये इसको आप डेल्टा 2 बोल दीजिए। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जिस मटेरियल की अल्फ़ा ज़्यादा है मतलब थर्मल कॉफिशिएंट ज़्यादा है उसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, उसमें देखिए टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्योंकि इसकी लेंथ यहाँ इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर आपकी टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है
तो उस केस में जो मटेरियल 2 है जिसकी थर्मल कॉफिशिएंट कम है वो उसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, देखिए कंप्रेसिव आ रहा है, जो हमारे प्रीवियस केस से डिफरेंट है। प्रीवियस केस में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो जो आपका मटेरियल है जिसकी थर्मल कॉफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है उसमें कौन सा स्ट्रेस आ रहा था, उसमें आपकी कंप्रेसिव आ रही थी, देखिए कंप्रेसिव था। और जिसकी थर्मल कॉफिशिएंट कम है टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद उसमें कौन सा स्ट्रेस आ रहा था, टेंसाइल था। इस केस में देखिए आप कि जिस टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद जिस मटेरियल की थर्मल कॉफिशिएंट ज़्यादा है उसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल, क्योंकि इसको डेल्टा 1 से एक्सटेंड करना है। और जो मटेरियल जिसकी अल्फ़ा कम है तो उसको कौन सा स्ट्रेस आना है, कंप्रेसिव, क्योंकि इसको शॉर्ट करना है डेल्टा 2 से। तो अगर हम यहाँ दो इक्वेशंस लिखें, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वो यहाँ भी वही है, बस यहाँ है क्या कि जो P1 है वो टेंसाइल फोर्स है, प्रीवियस केस में वो कंप्रेसिव था, एंड P2 जो है वो आपका कंप्रेसिव फोर्स है जो मटेरियल 2 में डेवलप हो रहा है टू शॉर्ट बाय एन अमाउंट डेल्टा 2। अब एट इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ठीक है, जो लोड इन P1 जो होगा P2 के बराबर होगा, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सिग्मा 1 A1 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्मा 2 A2 ये P, बस यहाँ नेचर का डिफरेंट, यहाँ सिग्मा 1 जो होगी वो पॉजिटिव मतलब टेंसाइल है, ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी टेंसाइल होगी सिग्मा 1, और सिग्मा 2 जो होगी कंप्रेसिव होगी, बस पिछले वाले केस का अपोजिट हो जाएगा। ये तो इसको इक्वेशन 1 मान दीजिए आप, क्योंकि ये कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि सिंस फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल 1 इक्वल टू फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल 2, फाइनल लेंथ ऑफ मटेरियल 2, ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो फाइनल लेंथ ऑफ 1 क्या हो जाएगी, फाइनल लेंथ ऑफ 1 देखिए, उस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से, फाइनल लेंथ क्या होगी, फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस डेल्टा 1, क्या हो जाएगा ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन से, अल्फा 1 डेल्टा टी, यहाँ भी लेंथ आप L मान दीजिए, प्लस डेल्टा 1, जो कि डेल्टा 1 से एक्सटेंड हो, दूसरा क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये लेंथ शॉर्ट हो रही थी, मतलब ये डिक्रीज कर रही थी, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि देखिए ये डिक्रीज कर रही थी लेंथ, शॉर्ट कर रही थी ना लेंथ, ठीक है। आप उस डायग्राम को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से ये लेंथ जो थी, ये सॉरी, यहाँ से जो लेंथ थी वो शॉर्ट होके ये इंड जो है ये यहाँ आ गई, तो ये शॉर्ट हो रही है। अब इसमें ये लेंथ इंक्रीज हो रही है डेल्टा 1, इसको हमने जोड़ दिया, तो ये मतलब ज्योमेट्री से अगर आप देखेंगे तो फाइनल लेंथ उसकी क्या होगी, माइनस डेल्टा अल्फा 1 डेल्टा TL प्लस डेल्टा 1। सिमिलरली 2 की क्या होगी लेंथ, फाइनल लेंथ, ये भी शॉर्ट कर रही थी फ्री एक्सपेंशन में, तो अल्फा 2 डेल्टा TL, अब इसमें कंप्रेशन ही आ रहा था तो ये माइनस डेल्टा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 को लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ हुक्स लॉ, PL अपॉन AE के फॉर्म में। तो अगर इसको P1 अपॉन A1 को हम सिग्मा 1 लिख दें तो ये सिग्मा 1 L अपॉन E1 हो जाएगा, तो ये माइनस अल्फ़ा 2 सिग्मा 2 L हो जाएगा, डेल्टा TL माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा TL। अब माइनस डेल्टा 2 को आप इन टर्म्स ऑफ हुक्स लॉ लिख दीजिए, P2 L2 अपॉन A2 E2, और P2 अपॉन A2 को आप सिग्मा 2 लिख दीजिए, ये अपॉन E2 हो जाएगा। यहाँ से फिर देखिए कि LL सबसे कैंसल आउट हो जा रहा है, तो फाइनल इक्वेशन देखिए, फाइनल इक्वेशन का स्वरूप क्या होगा यहाँ पे, आप इसको देखिए, माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा T प्लस सिग्मा 1 अपॉन E इक्वल टू
माइनस अल्फ़ा टू डेल्टा टी माइनस सिग्मा टू अपॉन ई। ठीक है, तो अब आप देखिए दाएं बाएं आप कर दीजिए, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू ई, इसको उस साइड ले जाइए और इसको इस साइड ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कॉमन करने के बाद अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू, ये इक्वेशन 2। क्या देखिए इक्वेशन वही है जो हम लोग प्रीवियस केस में फाइंड किए थे इन केस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट। देखते हैं हम लोग, देखिए दोनों इक्वेशन वही है, बस यहाँ नेचर का फ़र्क है। देखिए वही इक्वेशन है कि नहीं, डेल्टा टी सिग्मा अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू सिग्मा वन बटा ई एंड सिग्मा टू बटा ई। यहाँ बस सिग्मा वन जो था वो कॉम्प्रेसिव था और जो सिग्मा टू थी वो टेंसाइल थी। जबकि इस केस में क्या है कि जो सिग्मा वन है वो आपकी टेंसाइल है और सिग्मा टू कंप्रेसिव है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करिए चाहे डिक्रीज करिए, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं आता है, और जो फाइनल इक्वेशन होती है वो दोनों सेम रहती है। तो आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस इन कंपोजिट बार और कंपाउंड बार। Thank you for your time for this lecture. We will meet again in the next class and solve the numericals on temperature stresses. Thank you.